ओंकार जी, आप तक आते हैं और आप तो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे थे दिल्ली का इलेक्शन। आप भी कर रहे थे और मेरा ख्याल है अभिषेक ने तो सर्वे ही किया होगा। तो व्हाट नाउ फॉर केजरीवाल? अब आप केजरीवाल को यहाँ से कहाँ जाते देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मेरा अपना मानना है कि केजरीवाल एक साधारण पॉलिटिशियन नहीं है। उसने इस देश की राजनीति को अकेले दम रसातल में पहुंचा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसी ज़माने में रेवड़ी कल्चर को खारिज करते थे, उनको रेवड़ी बांटने पे मजबूर होना पड़ा। उसने पूरी देश की राजनीति को एक उतना ही गंदा कर दिया जितना उसने यमुना को गंदा किया है। लेकिन अब इस हार के बाद आप केजरीवाल को कहाँ और किधर जाते देख रहे हैं, ओंकार जी? सबसे बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो शुभ सूचना दे दूं, अभी 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल पीछे हैं। वो भी 9 राउंड की काउंटिंग के बाद। साहब सिंह वर्मा के पुत्र आगे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा। तो और मिल्कीपुर में तो जो जीत है वो 50,000 की तरफ बढ़ रही है अभी। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत जो है वो मिलने जा रही है। 3 तारीखें याद रखिए, बस उसके इर्द गिर्द मैं बात करूँगा और फिर ये प्रतिष्ठापित करूँगा कि अरविंद केजरीवाल की विदाई जो है वो क्यों हो रही है। विदाई इधर काफ़ी लोगों की हुई है, डीप स्टेट की भी हुई है, जॉर्ज सोरोस की भी हुई है, वो हिंडनबर्ग वाला अपनी दुकान बंद करके भाग गया है, और हिंदुस्तान में भी अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। एक छोटा सा झटका लगा है लोकसभा में, उसके बाद से ये रिवर्स गियर में हम देख रहे हैं और बल्कि अब तो मैं कहूँगा कि बहुत स्पीड से जो है अब गाड़ी दौड़ने लगी है, ये रुकेगी नहीं। क्योंकि जो एक झटका लगा है वो कारण चाहे जो रहे हों लोकसभा चुनाव के, उसके बाद सबकी जैसे तंद्रा भंग हुई है, सब सचेत हो गए, सजग हो गए। और उसकी शुरुआत भी विधानसभा चुनाव से हमने देखी थी, जब हरियाणा जीते। जम्मू कश्मीर में जो 10 साल पहले इलेक्शन हुआ था उसमें 25 सीटें थी बीजेपी की, वो बढ़कर के 29 हो गई। ये वहम किसी को नहीं था कि घाटी में बीजेपी को कोई सीट मिलेगी, किसी को ये वहम नहीं था। लेकिन जहाँ बीजेपी को मिलता रहा है वहाँ बीजेपी और स्ट्रेंथन हुई है, ये एक संतोष का विषय है। हरियाणा के बाद फिर महाराष्ट्र, जहाँ हम बैठे हैं इस समय, ये भारतीय जनता पार्टी ने जीता और क्या शानदार तरीके से जीता है। मतलब 232, 235 सीटें, एक तरफा जीत। और उस अगर आप देखें तो झारखंड में भी बीजेपी नीचे नहीं गई है, उसका वोट शेयर बढ़ा है, सीटें उसको अच्छी मिली हैं। 3 तारीखों का मैं जो जिक्र कर रहा था, एक है 5 अगस्त 2019, एक है 5 अगस्त 2020 और एक है 5 अगस्त 2024। सिमिलर डेट हैं, इनको ध्यान में रखिए तो समझ में आएगा कि ये बदलाव की प्रक्रिया जो है वो कैसे शुरू हुई है। 370 हटाना, 35A को विदा करना और वहाँ से जो चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं, जो मजबूती और जो संकल्प मोदी सरकार का और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्त हुआ, अब उसको हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी जिसकी शुरुआत करते हैं उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, संकल्प को सिद्धि की तरह लेते हुए। अगर 5 अगस्त 2020 को भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास उनके हाथों से हुआ, तो 22 जनवरी 2024 को हमने उस मंदिर को आकार लेते हुए देखा
और जो टाट पट्टी में रामलला अभिशप्त कर दिए गए थे, गर्मी सर्दी और बारिश झेलने के लिए, धूल धक्कड़ झेलने के लिए, वहाँ से वो अपने भव्य घर में पहुँचे। और आप देखिए जन जन हिंदू किस तरीके से यूनाइट हुआ है, किस तरीके से जागरूक हुआ है। 22 जनवरी 2024 के बाद से आज तक करीब 16 करोड़ हिंदू सनातनी अब तक अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं, मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। ये जो घटना थी 5 अगस्त 2020 की, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने एक बड़ा बदलाव किया है, इसने एक बड़ी ताकत दी है, इसने एक नए सिरे से लोगों को संकल्पित होने का अवसर दिया है। जो मैं दूसरी 5 अगस्त की चर्चा कर रहा था, जम्मू कश्मीर वाली, तो जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। जो लोग ये भय दिखा रहे थे कि कोई तिरंगा कंधे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग ये कह करके डराने की कोशिश कर रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, आज जरा उनकी हालत तो देखिए क्या है। 90 के सदन में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के केवल 6 एमएलए आए हैं और वो 6 के 6 केवल मुस्लिम हैं। एक भी हिंदू नहीं आया है कांग्रेस पार्टी का एमएलए। और आज जम्मू कश्मीर की आप स्थिति देखिए, कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगभग एलिमिनेट कर दिया गया है, कुछ मुट्ठी भर बचे हैं, वो भी अगले 1-1.5 साल में निपट जाएंगे। उसके बाद बस पुस्तकों में याद किया करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी हुआ करता था, जो 1988 में शुरू हुआ था। आप याद करिए ना, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ बम फूटते थे, कहाँ कहाँ सीरियल धमाके होते थे। 2014 के बाद मुझे याद नहीं है कि पठानकोट से आगे ये बिना वीज़ा लिए हुए जो सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं, वो हिंदुस्तान में कहीं घुसे हों या कहीं कोई बड़ा धमाका कर पाए हों। ये संकल्प शक्ति होती है, जीरो टॉलरेंस। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, उसी तरीके से आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, जो देश विरोधी ताकतें हैं उन पर। फिर जो एक और मैंने 5 अगस्त बताई थी, बांग्लादेश। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलटा गया। क्यों पलटा गया, ये भी जरा सोचने का विषय है। क्योंकि अवामी लीग, शेख हसीना हो, मुजीबर रहमान शुरू में किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी, किस तरह की विचारधारा थी, किस तरह का वो जहर उगलते थे, वो अगर शुरू का उनका दौर छोड़ दें तो बाद में जब 1971 में वो समय आया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसके बाद जब जब खालिदा जिया का परिवार आया तब तब भारत विरोधी वहाँ पर सिर उठाते रहे, भारत के खिलाफ तमाम चीज़ें होती रही। जमात से लेकर के तमाम जितने भी कट्टरपंथी हैं वो सब हावी होते रहे। लेकिन जब जब शेख हसीना सत्ता में आई तो भारत के साथ उसके रिश्ते भी बेहतर हुए। म्यांमार के और दूसरे देशों के जो खेल थे वो भी ख़त्म हुए और हर तरह की मदद उन्होंने की। 5 अगस्त की जो घटना बांग्लादेश में हुई थी, जो कुछ ढाका में उस दिन हुआ था, और फिर जिन परिस्थितियों में शेख हसीना को एक बार फिर से भारत को शरण देनी पड़ी, उनकी बहन को शरण देनी पड़ी, उसने उस तारीख को और घटना को भी याद दिला दिया जब मुजीब का पूरा परिवार जो है वो ख़त्म कर दिया गया था वहाँ पर, और ये दोनों बहनें पेरिस में थी और फिर भारत में आकर के रही और यहाँ सुरक्षित रह करके वापस ढाका लौटी थी। ये 3 घटनाएं क्या बताती हैं हमें? ये 3 घटनाएं हमें बताती है कि जब आपको ठोकर लगती है, वो चाहे लोकसभा चुनाव में लगी हो आपकी गलतियों से, कि आप आलसी रहे, गर्मी से डर गए, या जनगणना वाला एक फलसफा उनका, या आरक्षण छीन लिया जाएगा,
संविधान खत्म कर दिया जाएगा इसलिए 400 की बात कर रहे हैं। उसमें चाहे जो कारण ढूंढ लीजिए, या आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो एक समन्वय, संवाद और एक बेहतर वो हो सकता था, वो नहीं हुआ। जेपी नड्डा के बयान को ले लीजिए, एक धक्का लगा और उसके बाद जब गिरते गिरते बचे, शुक्र है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि एनडीए की 292 सीटें आ गई थी। लेकिन आज की तारीख क्या है? उसके बाद जो एक प्रायश्चित था कि यार गलती हो गई, उसका नतीजा है कि हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते और अब दिल्ली जीते। और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की विदाई केवल अरविंद केजरीवाल की विदाई नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस की विदाई है, ये डीप स्टेट की विदाई है, ये देश के भीतर और देश के बाहर भारत विरोधी बैठी ताकतों की विदाई है। और यहां से हम आगे अब मजबूती से चलेंगे और सब एकजुट रहेंगे। हम तो यही उम्मीद करेंगे सबसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा ओंकार सर, मैं इसके पहले आपसे बात करूं। अश्विनी जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य है इसलिए अदालतें अपना काम कर रही हैं। मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में था और समाजवादी पार्टी ने जजेस पे हमला किया था और हल्ला बोल, हाई कोर्ट पे हल्ला बोल, और उसमें वकीलों ने बीच में खड़े होकर पूरी पिस्ट बैटल लड़ी थी और ये जजेस के चैम्बर तक जाना चाह रहे थे। इसके पहले ये मीडिया पे हल्ला बोल कर चुके थे, फिर हाई कोर्ट पे हल्ला बोल। तो ये गंभीर बात है। और ओंकार सर, आप बताना चाह रहे थे कि केजरीवाल अब यहाँ से कहाँ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी भी आ सकते हैं। आपदा की विदाई हो रही है, केजरीवाल की विदाई हो रही है, केजरीवाल के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्योंकि एक बड़ा रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक उनको जो कवच मिला हुआ था, सरकारी खजाने को जिस तरीके से वो लुटा रहे थे, पूरी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी खड़ी कर रखी थी, वो सब सरकारी खजाने से भुगतान हो रहा है। अब या तो आम आदमी पार्टी के कोष से भुगतान करना पड़ेगा उस लीगल टीम को, या अगर इतना कमा लिया होगा और कमा ही लिया होगा, क्योंकि जिस दिन से आए हैं उस दिन से लूटपाट में ही लगे हैं, तो अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और पार्टी टूटेगी इनकी, मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं, पार्टी टूटेगी। पंजाब में इनको दुर्दिन देखने पड़ेंगे। वहां पर दिल्ली से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। अगर वहां दिल्ली के चुनाव के लिए भी वहां से हर तरह की मदद जो है वो दिल्ली मंगाई गई है, तो वहां की भी अगर ठीक तरीके से जांच पड़ताल हो गई तो ये भगवंत मान को भी मरवाएंगे, उनको भी लेकर के डूबेंगे। तो इनका बहुत बुरा समय शुरू हुआ है। शराब घोटाले में तो 5.5 महीने हो आए, अभी और कई केसों की जांच पड़ताल इस समय अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। वो कंक्लूजन पर जाएंगी, जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे ये इनकी गिरफ्तारियां शुरू होंगी, उसके बाद फिर जमानत पर बाहर आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ट्रायल भी होगा, सजाएं भी होंगी। इनका पॉलिटिकल कैरियर दी एंड होने जा रहा है।